Hello, good morning all the students. So today I am going to explain you class 8 social science chapter number 3 Indian Constitution. जैसा कि आप सभी को पता ही है स्टूडेंट्स के 26 जनवरी 1956 जिस दिन हम लोग हमारा रिपब्लिक डे तो सेलिब्रेट करते हैं 26 जन को, पर 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किन पर्सन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था, उनके पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, कन्हैयालाल मुंशी, ऐसे बहुत सारे पर्सन आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। तो चलिए आज आपको इस चैप्टर के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना, इसको फ्रेम करने के लिए किन पर्सन ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, हमें क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमने क्या क्या उसके अंदर अमेंडमेंट करे थे, क्या क्या चेंजेस करे थे, वो आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर। तो चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ पे आपको दी हुई है। स्टार्टिंग में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि यहाँ पे तीन स्टूडेंट है जो अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं। हैरी, प्रियांशी एंड सचिन, ये तीनों ने वर्ल्ड कप का मैच का फाइनल मैच आप सभी ने देखा ही होगा। ऐसे तो आप सभी को मालूम है इंडिया और श्रीलंका के बीच में फाइनल मैच खेला गया था और उसमें इंडिया की जीत हुई थी। हमारे जो प्लेयर हैं, हमारे इंडिया के कप्तान बोल सकता हूँ मैं, महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारे पास्ट कैप्टन थे इंडिया के, उन्होंने लास्ट बॉल पे 6 लगा के क्या करा था, इंडिया को जिताया था। आप लोग सोच रहे होंगे सर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, पर एक्चुअली इसका ये रीज़न है कि हर एक चीज़ में आपको है ना कॉन्स्टिट्यूशन लागू पड़ता है। भले वो क्रिकेट का मैदान हो, कबड्डी का मैदान हो, हमारे घर पे भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे मदर फादर ने हमको जो बोला है उसकी प्रीमाइसिस में हमको रह के काम करना। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमको क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। तो इस चैप्टर में भी आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसे कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ रहे हैं। आ गया, जैसे हमारे यहाँ पे क्या रूल्स हैं, अभी आप सभी देख ही रहे होंगे। जैसे इंडिया के अंदर लॉकडाउन का टाइम दिया गया है कि अभी इंडिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा कि भाई पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन होगा, तो आप सभी को क्या करना पड़ा, वो रूल्स फॉलो करना पड़ा। क्यों फॉलो करना पड़ा? क्योंकि वो कहाँ से आया है, हमारी गवर्नमेंट से आया है रूल। और गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ आपको दी है, जो भी आपको इन्फॉर्म किया है गवर्नमेंट ने, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर हो रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? चलिए, उसके अलावा बहुत सारे रूल्स हैं हमारे यहाँ। आफ्टर 18 ईयर्स हमारे यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। आफ्टर 18 ईयर्स यू आर एलिजिबल टू गिव योर वोट, आपके पास इलेक्शन कार्ड आ जाएगा, आपका वोटर आईडी आ जाएगा, सो आप इलेक्शन भी दे सकते हो। उसके बाद आपको मालूम है, जैसे हमारे यहाँ पे आपको है ना यूआईडी दिया हुआ है, आधार कार्ड हमारे सभी के पास है। क्लियर है, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर वे में हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती हैं। ओके, चलिए देखिए, आपको एक दिया हुआ है, We the people of India having solemnly resolved to constitution India into a sovereign socialist सेक्युलर डेमोक्रेटिक, यानी बहुत ही एक अच्छी लाइन लिखी हुई है कि इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि आप सभी को क्या करना है, प्रॉपर वे में रहना है, साथ में मिलजुल कर रहना है। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो जो आपको अभी मैंने दिखाया, ये हमारा क्या था, प्रीएम्बल था। प्रीएम्बल यानी क्या, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक भी ओपन करते हो तो टेक्स्ट बुक के ऊपर हम लोगों ने देखा होगा, हमारे स्टार्टिंग में हमारा क्या आता है, हम लोग ओथ लेते हैं जो, क्लियर है ना, हमारी जो नेशनल एंथम है, क्लियर है, ये सब चीज़ें आपने देखी होगी। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर्म किया गया है। ओके, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर में। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना किस तरह से। तो देखिए, मैं आपको उसका आइडिया दे देता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल एंड एम सच एज अ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एट्सेट्रा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश, यानी हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो बना है, कैसे बना हुआ है, डेमोक्रेसी के बेस पे, सोशलिज्म के बेस पे, सेक्युलरिज्म के बेस पे, नेशनल यूनिटी के बेस पे। यानी हमारे इंडिया के अंदर हम लोगों ने सभी को डेमोक्रेटिक, यानी हमारा इंडिया कैसा कंट्री है, डेमोक्रेटिक, हम सभी क्या हैं, टोटली फ्री हैं। सोशलिज्म, हम सभी को क्या, सोशल वे में रहने का हक दिया हुआ है। सेक्युलरिज्म, हम सभी साथ में मिलजुल कर रह रहे हैं। नेशनल यूनिटी, हमारा पूरा देश क्या है, साथ में है। तो यही सभी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। जो हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे पहली मीटिंग थी, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। 9 दिसंबर 1946 को ये काम चालू किया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म ऑफ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर एंड लीडर्स
इनका इसका जो काम है वो किसको, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स लोगों को, लीडर्स लोगों को दिया गया था। देयर पॉलिटिकल विजन एंड अ फोरसाइट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, इसके अंदर कौन कौन से बंदे थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, सरदार बलदेव सिंह थे। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पर्सनस को क्या करा गया था, इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया था। Frank and Anthony represent the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community. The committee had various constitution scholars like अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड के.एम. मुंशी। यानी ऐसे हर एक पर्सन है जो अलग अलग कास्ट से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते थे। पर जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने की बात आई थी तब ये सभी लोगों ने क्या करा था, साथ में इकट्ठे होकर काम किया था। ओके, चलिए उसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है देर आर ऑल्सो फीमेल मेंबर, उसके अंदर कुछ फीमेल मेंबर भी थी, जस्ट लाइक एज सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। इस तरह की दो लेडीज़ ने भी क्या करा था, इसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको क्या करा गया था, इसका प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया था। देयर वर अ नंबर ऑफ सब कमिटी टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर अलग अलग कमेटी बनाई गई थी और हर एक कमेटी को अलग अलग काम दिया गया था। The drafting committee, which was headed by Dr. Ambedkar, Bhimrao Ambedkar, gave to the constitution its a final shape। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे फाइनल शेप है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में पूरा एस्टेब्लिश हो गया था, उसका क्रेडिट किसको जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। ओके, टोटल 166 मीटिंग वर हेल्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years 11 months and 18 days। यानी आपको मैं बोल सकता हूँ 3 साल अप्रोक्स, यानी 3 साल लग चुके थे। इन्होंने कितनी बार मीटिंग करी थी, 166 टाइम मीटिंग करी थी इन्होंने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 166 टाइम अलग अलग टाइप से मीटिंग हुई थी, जो कम से कम 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली थी। ओके, ऑन 26 नवंबर 1949 द कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन, और जनरली फाइनली है ना 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था। पर इसको हमारे यहाँ पे कब लाया गया रूल्स में, इसको लाएगा कब गया, 26 जनवरी 1950 को क्या करा गया, इसको लाया गया। ओके, चलिए ये याद रखिएगा। आपको यहाँ पे पिक्चर्स जो मैंने आपको आगे दिखाए थे। ओके, चलिए उसके अलावा दिया हुआ है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आप सभी के माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा, सर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। व्हाट इफ़ देयर इज़ अ नो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो क्या होता। नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कोई भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बिना काम नहीं कर सकती क्या। अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व मैनी ऑब्जेक्टिव, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फर्मली व्यूज द एथियोस एंड आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव, how to run the administration of our country. In a democratic form of government, we elect our leaders so that they can run the administration on our behalf. However, there are provision in the constitution to check the misuse of power by the leader. यानी आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ये रीज़न है कि हमारे यहाँ पे जो भी वर्क हो क्या हो, प्रॉपर वे में हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना होता तो हमारे यहाँ पे सभी के मन में जैसा आता वैसे सब रूल्स होते हैं। क्लियर है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी अभी भी कंट्रियाँ देखी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जबकि हमारी इंडिया जैसी कंट्री में तो ये पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि इतने सारे पर्सन्स हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे, इतना पॉपुलेशन हमारे इंडिया का। तो हमारे यहाँ पे आए दिन क्या होते रहते, क्राइम होते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी होती है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही भारी होता। इसलिए हमारे इंडिया में क्या करा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कोई भी क्राइम करने पे आपको सज़ा मिलती है, तो ये सभी जो पनिशमेंट और आपको ये सब दी जाती है, तो ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ कहाँ लिखी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। क्लियर हो रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। चलिए बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आता है मेरा साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, तो उसमें पहला ही दिया हुआ है डेमोक्रेटिक रूल। मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सभी रूल्स। फर्स्ट है डेमोक्रेटिक रूल। तो डेमोक्रेटिक रूल यानी क्या, हमारे यहाँ पे सभी को है ना अलग अलग रूल्स दिए गए हैं। और डेमोक्रेटिक यानी क्या, हम सभी क्या है टोटली फ्री हैं, हमको जो डिसीजन लेना है हम लोग ले सकते हैं। जस्ट लाइक एज अ स्टूडेंट, अगर मैं आप स्टूडेंट तो आपको आपके हिसाब से आपके डेमोक्रेटिक रूल बताऊँ, आपको जिस स्टैंडर्ड में यानी जो भी एजुकेशन लेना आप ले सकते हो, जिस मीडियम में आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, आपके पास यूआईडी लेने का आपको हक है, आपको आपकी आवाज़ उठाने का हक है। तो दिस आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक रूल।
आफ्टर 18 ईयर्स व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर 18 ईयर्स यू आर एलिजिबल टू टेक योर वोटर आईडी कार्ड। आपको 18 साल के बाद आपका वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो ये सभी जो फीचर्स हैं ये हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल के अंदर दिए हुए हैं। आपको भी वोट देने का अधिकार मिलेगा आफ्टर 18 ईयर्स। अगर उस टाइम पे अगर आपको कोई भी स्टॉप करता है, डिपेंड ऑन योर कास्ट, डिपेंड ऑन योर जेंडर, अगर आपको मना किया जाता है कि भाई नहीं आप तो फीमेल हो, आप मेल हो, आप इस जाति से आ रहे हो, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो ऐसी सब चीज़ें हमारे इंडिया में चलेगी नहीं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला रूल है वो क्या है, डेमोक्रेटिक रूल। ये उसका सबसे बड़ा फीचर्स दिया हुआ है। ओके चलिए, सेकंड मेरा आता है सेक्युलरिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ भी है सेक्युलरिज्म, वी ऑल आर सेक्युलर। ओके, क्योंकि इंडिया इज़ अ वन काइंड ऑफ अ सेक्युलर कंट्री। क्योंकि सेक्युलरिज्म यानी क्या, हमारे यहाँ पे देखे होंगे आपने, आए दिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, और हर एक फेस्टिवल को है ना सेलिब्रेट करने का हक सभी को दिया गया है, भले वो हिंदू हो मुसलमान हो। आपने देखा होगा हिंदुओं का त्यौहार आता है दिवाली, तो उसको मुसलमान, पारसी, सिख सभी लोग उसको एंजॉय करते हैं। इसी तरह अगर मुसलमानों का त्यौहार आता है ईद, तो देखा होगा आपने पूरे इंडिया के अंदर उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर की जाती है। इंडिया के लोग भी उसको सेलिब्रेट करते हैं, यानी जितने भी पर्सन हैं, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे क्रिसमस बोलते हैं हम लोग, क्रिसमस, जबकि किसका जनरली त्यौहार है, हम लोग किन लोगों का मानते हैं, क्रिश्चियन लोगों का, पर उसको भी इंडिया के अंदर सभी धर्म के लोग क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड सेक्युलरिज्म। यानी ये चीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि हर एक कंट्री के हर एक मेंबर को सेक्युलर कंट्री के वे में ही रहना है, यानी सभी को साथ में मिलजुल कर ही रहना है। ओके चलिए, उसके अलावा थोड़ा आता है मेरा रिपब्लिक। रिपब्लिक का भी आपको मैं मीनिंग बता दूं, तो रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, वी ऑल आर फ्री, वी आर एलिजिबल टू टेक आवर डिसीजन ऑन आवर ओन, यानी हम लोग हमारे खुद के डिसीजन ले सकते हैं। तो वी ऑल आर अ रिपब्लिक, हमारे पास पावर है, हम हमारे पावर का यूज़ कर सकते हैं, हमें जो करना है वो कर सकते हैं हम लोग। ओके, हम लोग हमारी आवाज़ उठा सकते हैं, कोर्ट के अंदर आप केसेस कर सकते हो। आई थिंक आप सभी ने एक मूवी देखा होगा, एक मूवी आया था ओ माई गॉड, OMG, उसमें परेश रावल को आपने देखा होगा। परेश रावल जी ने केस किया था, पता है ना, कोर्ट के ऊपर। क्लियर है कि भाई मेरा यानी इतना जो लॉस हुआ, तो कोर्ट में जाके केस करते हैं। तो पता है ना, बहुत सारे लोगों के पास घूमते हैं भी, बोलते हैं मुझे केस करना है किसके ऊपर, भगवान के ऊपर। तब लोग उनके ऊपर हंसते हैं, भाई यार ये क्या बोले जा रहा है, ये पागल हो गया इंसान, ये सब है। तो लास्ट में वो क्या करते हैं, जब उनका केस कोई भी नहीं लड़ता है, तो क्या करते हैं, अपना केस खुद लड़ते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चीज़ दी है कि वी आर अ रिपब्लिक, हम लोग फ्री हैं। अगर हमारे साथ कोई भी नहीं दे रहा तो हम खुद भी क्या कर सकते हैं, हमारी आवाज़ उठा सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि अगर आपका कोई भी पर्सन आपका केस नहीं लड़ रहा है, सो यू आर एलिजिबल टू फाइट योर केस ऑन योर ओन, आप खुद आपका केस लड़ सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर दी गई है। क्लियर है, चलिए उसके अलावा मैं बढ़ता हूँ आगे। देखिए यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिया हुआ कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में किस तरह से पर्सन्स होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर कहाँ होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट भी दो टाइप की होती है हमारे यहाँ पे, लोकसभा, राज्यसभा। उसके अलावा आते हैं एग्जीक्यूटिव, तो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसके नीचे आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखा होगा आप लोगों ने, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके नीचे बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर उनके नीचे काम करते हैं। एंड आता है हमारा जुडिशरी, और हमारी जुडिशरी किस वे में काम करती है, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सभी काम किया करती हैं। तो इस तरह का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉर्म करा गया है। ओके चलिए, उसी तरह देखिए स्टेट गवर्नमेंट में दिया हुआ है आपको कि स्टेट गवर्नमेंट में भी लेजिस्लेचर आता है। उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, गवर्नर है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव CM होते हैं उसके नीचे, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि IAS IPS ऑफिसर होते हैं, उसके नीचे पंचायत आती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपल बोर्ड आते हैं। जुडिशरी हाई कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट हमारे यहाँ पर आती है। तो ये आपको किसका डायग्राम दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का, कि हमारे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से किस वे में काम करती है। ओके चलिए, उसके अलावा नेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ रहा है टॉपिक, ये देखिए आपको यहाँ पे एक और बहुत अच्छा पिक्चर दिया हुआ है कि रिप्रेजेंटेटिव इनएक्ट लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। यानी हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत सारे लॉज बनाए गए हमारे यहाँ पे, उस लॉ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ओके चलिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है ये सब आपके फंक्शंस थे, हमारी गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है हमारे लिए, वो आपको दिया था। चलिए, उसके अलावा मेरा आता है फेडरल स्टेट। अब ये फेडरल स्टेट क्या होता है,
तो इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सब्जेक्ट ऑन विच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ. देयर आर द थ्री सब list: union list, state list and the concurrent list. Laws framed by the central government are applicable to the entire nation. अब मैं आपको बता दूं फेडरल स्टेट क्या है. तो फेडरल स्टेट यानी जहाँ पे 3 पार्ट में चीज़ डिवाइड होती है. एक होता है यूनियन, एक होता है स्टेट और एक होता है कॉन्करेंट. यानी एक होता है यूनियन लिस्ट. यूनियन यानी क्या, जहाँ से हमारी कंट्री चलेगी, जैसे हमारा दिल्ली. उसके अलावा आता है स्टेट लिस्ट, बहुत सारे अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पे 29-30 स्टेट्स को डिवाइड करा हुआ है. एंड थर्ड आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर छोटे मोटे ऐसे शहर हैं, छोटे मोटे गांव हैं, उसको डिवाइड करा गया है. तो हमारे यहाँ पे जो भी रूल्स बनते हैं वो सब कहाँ से बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से. सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होते हैं किसको फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को. और स्टेट गवर्नमेंट वो सभी रूल्स किससे फॉलो करवाती है, वहाँ के जितने अलग अलग सिटीज़ हैं, जितने अलग अलग टाउन हैं, जितने अलग अलग विलेजेस हैं, उन लोगों से क्या करती है, सभी रूल्स फॉलो कराए जाते हैं. क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ मैं आपको. सो इट इज़ कॉल्ड फेडरल स्टेट. ओके, चलिए. उसके अलावा मेरा आता है फंडामेंटल राइट्स. अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी आपको बता दूं तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए जो हमारे यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को डिक्लेयर हुए थे. अब ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो आपको यहाँ पे देखिए, आपको एक एक करके सभी के नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं हमारे यहाँ पे. तो देखिए पहले दिया हुआ है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुली असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट. चलिए मैं आपको बता देता हूँ. पहला इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी आपको लॉ के हिसाब से चलने का हक है. जैसे अगर आपके साथ कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी हो रही जो अगेंस्ट द लॉ है तो आप उसके सामने आवाज़ उठा सकते हो. सेकंड है फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आपको किसी भी धर्म को अपनाना हो, आप किसी भी धर्म जाति में आप रह सकते हैं, वो भी आपको हक दिया हुआ है. थर्ड है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी आप किसी के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, किसी के साथ भी आप जुड़ सकते हैं. जैसे कि आप कभी किसी जॉब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की परमिशन लेके आपको वहाँ काम करना है, आप आपके वे में आप वहाँ से एसोसिएट हो सकते हैं. एंड पीसफुली, और शांति से आपको काम कर सकते हैं आप. ओके. फोर्थ वन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का हक है, आपको जहाँ पे भी आपकी आवाज़ उठानी है, जहाँ पे भी आपकी एक्सप्रेशन देनी है, आप दे सकते हैं. एंड फिफ्थ वन आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट. ओके, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए गए हैं सिविल राइट के, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलेगा, आपका वोटर आईडी मिलेगा, आपका आधार कार्ड लेने का हक, तो ये सभी हक हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. सो दिस आर कॉल योर फंडामेंटल राइट्स. क्लियर हो गया. ओके, तो यहाँ पे इस चैप्टर का एंड होता है. तो आई होप सभी को, आपको इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स है सभी क्लियर हो चुके होंगे. अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कॉल करके या कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. आपको यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चंस के अंदर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं. टिल देन बाय एंड टेक केयर.